ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां फैसले कानून की किताबों से नहीं बल्कि ताकत के जोर पर होते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, एक ऐसा शहर जो बज़ाहिर तो चलता है लेकिन इसे चलाने वाली ताकतें हमेशा से अनदेखी रही हैं। तो फिर असल सवाल यह है कि इस शहर की बागडोर किसके हाथ में है? क्या ये गैंगस्टर्स हैं, सियासी जमातें या कोई और ही है? चलें, कराची की ताकत की इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस एक जुमले में आप समझे शहर की पूरी हकीकत छुपी है। यहाँ कानून वो था जो बंदूक की नोक पर लिखा जाता था, जो ताकतवर था, उसूल भी उसी के थे और फैसला भी उसी का चलता था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कराची के दिल, उसके सबसे पुराने इलाकों में से एक लियारी में जाना होगा। एक ज़माना था जब लियारी बॉक्सिंग, फुटबॉल और कल्चर का गढ़ माना जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जराइम ने इसकी पहचान को निगल लिया। देखिए, यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसकी बुनियाद रखी गई 60 की दहाई में, जब ड्रग स्मगलिंग के नेटवर्क्स बने। इसी की दहाई आते आते खेल के मैदान वीरान हुए और गलियां जराइम से आबाद हो गईं। और फिर 2001 में रहमान डिकेत ने अमन कमेटी के नाम पर एक ऐसी तंजीम बनाई जिसने इसके राज को पक्का कर दिया। और इसी ताकत के खेल में दो बड़े किरदार सामने आए। एक वो जो पहले से बादशाह था और दूसरा वो जो उसका तख्त छीनना चाहता था। और इन दोनों के टकराव ने लियारी को जंग का मैदान बना दिया। तो एक तरफ था रहमान डिकैत, एक स्मगलर का बेटा जो उसी जराइम की दुनिया में पला बड़ा था और लियारी का बेताज बादशाह समझा जाता था। दूसरी तरफ था अरशद पप्पू, एक नया उभरता हुआ गैंगस्टर जो रहमान की जगह लेना चाहता था और अपनी बादशाहत कायम करने के लिए कुछ भी कर सकता था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी गैंग वॉर शायद किसी बहुत बड़ी वजह से शुरू हुई होगी, लेकिन नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही आम आदमी से, फैजू मामा, जिसका अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। अच्छा, लियारी में कारोबार करने का एक उसूल था। आपको अपनी हिफाजत के लिए भत्ता देना पड़ता था। फैजो मामा भी रहमान डकैत के गैंग को हर महीने 15,000 रुपए देता था। वक्त के साथ फैजू मामा का काम बढ़ता गया और जैसे जैसे काम बढ़ा भत्ते की रकम भी बढ़ गई। 15,000 से ये सीधा 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच गई। ये इस बात का सबूत था कि इन गैंग्स का दबाव कितना ज्यादा था। और यहीं पर अरशद पप्पू ने अपना दांव खेला। उसने मौका देखा और फैजू मामा से राब्ता किया। कहा कि अब भुट्टा रहमान को नहीं, मुझे दोगे। फैजू मामा ने साफ मना कर दिया और इसका ये एक इनकार एक खूनी जंग की वजह बन गया। फैजू मामा के इस इनकार का नतीजा बहुत ही भयानक निकला और इस वाक़े ने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जिसके इंतकाम की आग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। अरशद पप्पू ने अपनी दहशत कायम करने के लिए फैजू मामा को अगवा करवाया और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसने सिर्फ कत्ल नहीं किया बल्कि खुलेआम उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की ताकि इलाके में उसके नाम का खौफ बैठ जाए। फिर कहानी में एक और मोड़ आया। 9 अगस्त 2009 को लियारी का बादशाह रहमान डिकैत एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। लियारी का तख्त अब खाली था और इस खला को पुर करने के लिए सामने आया फैजू मामा का बेटा उज़ैर बलूच, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपने बाप का बदला। उज़ैर बलोच सिर्फ एक आम गैंगस्टर नहीं था, उसके सर पर सियासी हाथ था। पीपल्स पार्टी की हमायत ने इसे इतना ताकतवर बना दिया कि उसके खिलाफ सैकड़ों केसेस होने के बावजूद वो आज़ाद घूमता था। वो कानून से बालातर हो चुका था। अब बारी थी अरशद पप्पू की। उज़ैर ने पहले अरशद पप्पू को गिरफ्तार करवाया और फिर उसे खींचकर लियारी की गलियों में लाया गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म जैसा था। लोगों के हुजूम ने उसे मारा और फिर उज़ैर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसके धड़ से फुटबॉल खेला। ये कोई कहानी नहीं, ये लियारी की सड़कों पर होने वाली हकीकत थी। लियारी में उज़ैर बलोच की दहशत और शहर के बाकी इलाकों में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी ने हालात इतने ख़राब कर दिए कि आखिरकार हुकूमत को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा। मसला सिर्फ लियारी का नहीं था, शहर का एक बड़ा हिस्सा MQM के कंट्रोल में था, जहां टारगेट किलिंग, भत्ता और डराना धमकाना आम था। यूँ समझें कि पूरा शहर मुख्तलिफ ताकतों के बीच बटा हुआ था और हर कोई अपने अपने इलाके का बादशाह था। आखिरकार 2013 में रेंजर्स को फ्री हैंड देकर कराची ऑपरेशन शुरू किया गया।
पहले गलियों के छोटे मुजरिम पकड़े गए, फिर बड़े टारगेट किलर्स और भत्ताखोर। उज़ैर बलोच को दुबई से पकड़कर लाया गया और MQM के हेडक्वार्टर 90 पर छापा मारकर उसे भी बंद कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद शहर में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी तो कम हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या जराइम वाकई खत्म हो गए थे या फिर उन्होंने सिर्फ अपना रूप बदल लिया था? असल खेल तो अब शुरू हुआ। पुराने डॉन चले गए, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं रहा। फर्क सिर्फ इतना आया कि अब भत्ता बंदूक की नोक पर नहीं बल्कि कलम की नोक पर वसूल किया जाता है। गैंगस्टर्स ने फटे पुराने कपड़े उतारकर महंगे सूट पहन लिए और लग्जरी गाड़ियों में बैठ गए। आज कराची पर नए डॉन्स का राज है। ये हैं वाटर टैंकर माफिया, जो शहर के पानी को कंट्रोल करते हैं। ये हैं लैंड ग्रैबिंग माफिया, जो फाइलों के हेर फेर से अरबों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। और ये हैं रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी, जो एक दस्तखत से शहर का नक्शा बदल देते हैं। ये लोग बंदूक नहीं, सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी लंबी कहानी के बाद हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। असल मसला ये है कि चेहरे बदल गए, तरीके बदल गए, लेकिन वो करप्ट निज़ाम जिसने इन गैंग्स को पैदा किया था वो आज भी जिंदा है। शहर को आज भी कानून नहीं बल्कि ताकत और असर व रसूख चलाता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि पुराने खिलाड़ी तो आउट हो गए, लेकिन क्या खेल के उसूल बदले हैं या सिर्फ नए खिलाड़ियों ने पुराने खिलाड़ियों की जगह ले ली है और खेल आज भी वैसे ही जारी है?